नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सब एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 12th हिंदी इलेक्टिव की पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के चौथे पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक प्रभाष जोशी हैं, जो एक जाने माने पत्रकार हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी पर्यावरण संबंधी चिंताओं को व्यक्त किया है। लेखक कह रहा है कि मालवा प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास, इंदौर, इस सारे क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ माना जाता है और इसे मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत अधिक होती है और ज़मीन भी उपजाऊ बहुत है। लेकिन लेखक इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि ना तो हमने वर्षा के जल का संरक्षण किया, ना ही हमने अपनी नदियों को स्वच्छ रखा। नदियों को हमने गंदे नालों में बदल दिया है। दूषित गैसों के उत्सर्जन से वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है। अपने वृक्षों का संरक्षण हमने नहीं किया, अंधाधुंध जंगलों को हमने काट दिया। कृषि योग्य भूमि पर हमने बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए और अपने जो पुराने तालाब, कुएं, बावड़ियाँ थीं, उनको हमने गर्द से भर दिया। तो लेखक इस बात पे दुख व्यक्त कर रहा है कि आज भी वर्षा होती है, लेकिन हम उस जल को संभाल कर नहीं रखते, उसका सही उपयोग नहीं करते और जो हमारी नदियाँ नाले हैं उन्हें हमने अब दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। उसमें हम अपना बचा खुचा कूड़ा या फैक्ट्रियों और कारखानों का जो वेस्ट होता है वो सारा बहा देते हैं, जिससे कि हमारा मालवा जो है वो अब पहले की तरह से हरा भरा नहीं रह गया है। पहले वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। हर व्यक्ति के पास रहने के लिए, खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता था, लेकिन अब वहाँ सूखा पड़ जाता है और लोग जो हैं वो रोज़ी रोटी के लिए मालवा छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने अपनी इसी चिंता को व्यक्त किया है। मैं पाठ का सस्वर वाचन कर रही हूँ, आप इसे सुने और ध्यानपूर्वक समझें। पाठ का शीर्षक है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता है, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल कि कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहले सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटाले को रंगोली से सजाने की सुबह। बहू बेटियों के नहाने धोने और सचकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान तो घों घों कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वर, बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। सारे ज़रूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरे हो। किसान कह के कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा। सार में उनने कहा कि दुकान में लग गए। चाय और भजिया उनसे अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीबी मज़े से खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फ़ोन लगा के पूछा था। खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंची गिरी है। कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम। लेकिन लोग टीवी की समझ में अति को बोलने लगे हैं।
उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना मालवा के आंगन में से निकलना है। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक्क हो जाती, लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहलहाते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब को मालवा खूब पाक्यो है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दब्बा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे नाले, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नी यार, पहले माता बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाले हैं। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाते, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी लेकिन उस पर लेट कर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। यह त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। शायद इसलिए वह चिड़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही है। मटमैली, कहीं छिछली, अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थीं, शायद पूर्व में बहने से बचा कहीं रख दी गई थीं। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। नर्मदा निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चवथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पे पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर उसके सामने नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट के नीचे नर्मदा के किनारे, बहन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलकल मलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से शिप्रा निकलती है, कालिदास की शिप्रा। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में जा मिली। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़कों को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, इतना पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंह ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उन्हें पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई। मालव धरती गहर गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसां के बाद ही आया है ना। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए।
वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही हैं। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में मैं कभी नहाया हूँ और नाव पर सैर की है। हाथीपाला का नाम इसलिए है क्योंकि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदी कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल सबके यही हाल हो रहे हैं। ये सदा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। चौमासे में चलती हैं, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का गंदा पानी ढोती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 इंच ही ज़्यादा पानी गिरा है और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए हैं। अपने पहले अखबार नई दुनिया और लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोग में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीपल्या पाला टूट कर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं हैं। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल बड़े मज़े में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अब सभ्यता है। नई दुनिया को ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाल रखी हैं, वे बताने को काफ़ी हैं कि मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहाँ डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ़ के बजाय पानी गिरा और बाड़मेर के गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? तो बेटा, इस पाठ में कवि ने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है कि हमारे नदी नाले, हमारी नदियाँ हमारी जीवनदायिनी हैं। हमारे खेत खलिहान हमारे जीवनदायक हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो भी इनमें फसलें उगाकर ही हम अपना जीवन चला सकते हैं। हमें रोज़ी रोटी के लिए किसी पर मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने प्राकृतिक परिवेश को ही बिगाड़ देंगे, अपने पर्यावरण को ही खराब कर देंगे, अपनी धरती को गंदी गैसों का अड्डा बना देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम रोज़ी रोटी के लिए, अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। और यही संदेश लेखक हमें इस पाठ से देना चाह रहा है कि हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को संभाल कर रखना होगा, वरना एक दिन हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा।
ऐसा एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, मौसमों के चक्र बिगड़ रहे हैं, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है, दूषित गैसें बढ़ती जा रही हैं, वर्षा पहले से बहुत कम होने लग पड़ी है। तो इस तरह के जो प्राकृतिक परिवर्तन हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं एक दिन हमारे विनाश का कारण ना बन जाएं, इसके लिए हमें अभी से संभलना होगा। तो आशा है इस पाठ का संदेश आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।